आज सुबह का वह दृश्य किसी आम दिन जैसा नहीं था। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन सैन्य कैंप के मुख्य गेट के बाहर एक आदमी कई घंटों से खड़ा था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन थकान से ज्यादा उसमें डर साफ दिख रहा था। आंखें लाल थीं जैसे रात भर उसने सोया न हो, और होंठ इतने सूखे कि बार बार जीभ फेर कर उन्हें गीला करने की कोशिश कर रहा था। गार्ड ने उससे कई बार पूछा कि उसे क्या काम है, लेकिन हर बार वह बस एक ही बात दोहराता रहा कि उसे अंदर जाना है, उसे किसी बड़े अफसर से मिलना है। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जो तभी आती है जब इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आखिरी उम्मीद के दरवाजे पर खड़ा हो। अंदर ऑफिस में बैठी मेजर अदिति चौहान तक जब यह बात पहुंची तो उसने बिना देर किए कहा, उसे अंदर भेजो और उसके लिए पानी लेकर आओ। कुछ ही देर में वह आदमी अंदर आया। कुर्सी पर बैठते ही उसके हाथ कांपने लगे, जैसे शरीर में अब तक जमा डर अचानक बाहर निकलने लगा हो। उसने गिलास को दोनों हाथों से पकड़ा और एक ही सांस में आधा पानी पी गया। अदिति ने उसे ध्यान से देखते हुए शांत आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुश्किल से शब्दों को जोड़ते हुए कहा, गोपाल मैम, मैं भैरवपुर गांव से आया हूं। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घबराओ मत, आराम से बताओ क्या हुआ है। यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोपाल ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके अंदर जमा डर इतना गहरा था कि शब्दों से पहले उसकी आंखों से झलकने लगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैम, हमारे गांव में पिछले 3 हफ्तों से एक दरोगा बैठा है। नाम है वीरेंद्र ठाकुर। उसने हमारे गांव के रास्ते पर कब्जा कर लिया है। अदिति ने तुरंत पूछा, कब्जा कैसे? गोपाल ने कहा, मैम, वह कहता है कि यह रास्ता अब सैन्य क्षेत्र में आता है। बिना परमिट कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जो भी उस रास्ते से गुजरता है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या कोई औरत अपने बच्चों के साथ जा रही हो, वह सबको रोकता है और पैसे मांगता है। अदिति ने बीच में पूछा, यह पब्लिक रोड है या नहीं? गोपाल ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी मैम, यह पब्लिक रोड है। सालों से यही रास्ता है जिससे हम अपने खेतों तक जाते हैं और बाजार तक पहुंचते हैं, लेकिन अब हर दिन हमें पैसे देने पड़ते हैं। अगर कोई पैसे देने से मना करे तो वह उसे घंटों खड़ा रखता है। कई बार तो अनाज से भरे ट्रैक्टर को रोककर बोरियां उतरवा देता है और कहता है कि पहले टैक्स दो, फिर आगे जाओ। अदिति की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखने लगा था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी शांत थी। उसने पूछा, और यह सब वह सेना के नाम पर कर रहा है? गोपाल ने डरते हुए कहा, जी मैम, वह कहता है कि ऊपर तक उसकी पहुंच है, आर्मी वाले भी उसके साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वह इतना विश्वास से बोलता है कि गांव वाले डर जाते हैं और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन गोपाल की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, मैम, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अदिति ने तुरंत पूछा, और क्या? गोपाल की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, हमारे गांव के सरपंच रतन सिंह ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि यह गलत है और वह इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन कल रात से वह गायब हैं। अदिति ने गंभीर होकर पूछा, गायब मतलब क्या? गोपाल ने कहा, मैम, रात को कुछ लोग आए थे। उन्होंने सरपंच जी को उनके घर से उठाया और उसके बाद से कोई खबर नहीं है। गांव वाले डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे। सबको लगता है कि दरोगा ने ही उन्हें उठवाया है। उसने आगे कहा, मैम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उस पुराने फौजी गोदाम के पास जो सालों से बंद पड़ा है। वहां रात को रोशनी जलती है, अंदर से आवाजें आती हैं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अदिति अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। यह मामला सिर्फ रिश्वत या अवैध वसूली का नहीं था। यह सत्ता के नाम पर किया जा रहा खुला अपराध था, जिसमें शायद किसी की जान भी खतरे में थी। उसने पूछा, क्या किसी ने शिकायत करने की कोशिश की? गोपाल हल्की सी कड़वी हंसी हंसा और बोला, मैम, थाने में जाओ तो वही आदमी बैठा है, ऊपर जाओ तो कहते हैं सबूत लाओ, और गांव वाले इतने डरे हुए हैं कि कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता। मेरी छोटी बहन को भी एक दिन उन्होंने रास्ते में रोक लिया था। वह दवाई लेकर लौट रही थी, लेकिन उन्होंने उसे घंटों खड़ा रखा और सवाल पूछते रहे। उस दिन के बाद से वह घर से निकलने से भी डरती है।
अदिति ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे वह सारी बातों को जोड़ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, गोपाल जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है यहां आकर। अगर आप नहीं आते तो शायद यह सब चलता रहता। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, लेकिन अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, हाथ मत जोड़िए, आप बड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद वह उठी और सीधे अपने वरिष्ठ अधिकारी कर्नल अरविंद शेखावत के कमरे की ओर बढ़ी। उसने पूरी बात विस्तार से बताई और कहा, सर, यह मामला सिर्फ सिविल पुलिस का नहीं है। उस दरोगे ने सेना के नाम का इस्तेमाल किया है और एक पुराने सैन्य गोदाम पर कब्जा करके वहां कुछ छुपा रहा है। कर्नल ने गंभीरता से सब सुना और पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? अदिति ने बिना झिझक कहा, मैं वहां जाऊंगी, लेकिन वर्दी में नहीं। अगर मैं यूनिफॉर्म पहनकर गई तो वह सबूत मिटा देगा। मुझे एक आम नागरिक बनकर जाना होगा ताकि मैं असलियत देख सकूं। कर्नल ने कहा, यह जोखिम भरा है। वह इलाका शांत नहीं है और वह आदमी खतरनाक लगता है। अदिति ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने सियाचिन में पोस्टिंग की है। मैं हालात से डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। अगर हमने अब कदम नहीं उठाया तो वहां के लोग हमेशा डर में जीते रहेंगे। कुछ पल के मौन के बाद कर्नल ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही कहा कि सावधानी बरतना और अकेले मत जाना। अदिति ने सिर हिलाया और बाहर निकलते ही उसने फैसला कर लिया कि यह मिशन अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसने तुरंत सिविल ड्रेस पहनने का आदेश दिया और अपने भरोसेमंद साथी नायक रमेश को बुलाया। उसे पूरी योजना समझाई और कहा कि वहां हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि सामने वाला सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि खतरनाक भी है। कुछ ही देर बाद दोनों कैंप से बाहर निकलने के लिए तैयार खड़े थे। अदिति ने एक बार पीछे मुड़कर कैंप की ओर देखा, जैसे वह अपने भीतर की ताकत को फिर से महसूस कर रही हो, और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उस क्षण से भैरवपुर की कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि इस बार वहां कोई डरने वाला नहीं, बल्कि डर को ही हथियार बना लेने वाली एक महिला कदम रखने जा रही थी। और उसे खुद भी नहीं पता था कि यह रास्ता सिर्फ एक दरोगे की सच्चाई ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंधेरे को सामने लाने वाला है। अगली सुबह भैरवपुर की ओर जाने वाला रास्ता किसी आम सफर जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे इस रास्ते ने खुद डर को अपने भीतर जमा कर लिया हो। मेजर अदिति चौहान अब अपनी वर्दी में नहीं बल्कि एक साधारण सूट में थी। चेहरे पर हल्की थकान का भाव, हाथ में एक छोटा बैग और आंखों में वह सतर्कता जो हर छोटी चीज को नोटिस करती है। उसके साथ नायक रमेश था, जो अब उसका साथी नहीं बल्कि उसका तथाकथित रिश्तेदार बन चुका था। दोनों ने अपनी गाड़ी धीरे धीरे उस कच्चे रास्ते पर बढ़ाई जो भैरवपुर की तरफ जाता था। रास्ते के किनारे सूखी घास, कुछ टूटे हुए पत्थर और दूर दूर तक फैली खामोशी यह बता रही थी कि यहां से लोग गुजरते तो हैं, लेकिन रुकना कोई नहीं चाहता। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा डर था। अदिति ने गाड़ी रोकी और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, 2 चाय मिल जाएगी? बूढ़े ने सिर उठाकर देखा और धीमे से कहा, मिल जाएगी बेटी, लेकिन तुम लोग यहां नए लगते हो। कहाँ जाना है? अदिति ने सहजता से जवाब दिया, भैरवपुर जाना है, कुछ रिश्तेदार हैं वहां। बूढ़े के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता उभरी। उसने धीरे से पूछा, किस रास्ते से जाओगे? अदिति ने सामने की पक्की सड़क की ओर इशारा किया और कहा, इसी से। बूढ़े ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटी, उस रास्ते से मत जाना। अदिति ने अनजान बनते हुए पूछा, क्यों बाबा, क्या दिक्कत है? बूढ़ा थोड़ा झुका और धीमी आवाज में बोला, उस रास्ते पर एक दरोगा बैठता है, वीरेंद्र ठाकुर। बहुत खतरनाक आदमी है। हर गाड़ी रोकता है, पैसे मांगता है, और अगर कोई मना करे तो बुरा हाल कर देता है। अदिति ने ऐसे दिखाया जैसे वह पहली बार यह सुन रही हो। उसने पूछा, लेकिन वह क्यों पैसे मांगता है? बूढ़ा बोला, कहता है, यह सैन्य इलाका है, बिना परमिट कोई नहीं जा सकता। लेकिन बेटी, यह सब झूठ है। हम तो सालों से इसी रास्ते से आते जाते हैं। अब अचानक यह नियम कहां से आ गया? रमेश ने बीच में पूछा, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बूढ़ा हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। बोला, बेटा, किससे बोलें? थाने जाओ तो वही आदमी बैठा है, ऊपर जाओ तो कहते हैं सबूत लाओ, और अगर ज्यादा बोलो तो रात में घर से उठा लिए जाते हैं।
अदिति की नजरें अब और गहरी हो चुकी थीं। उसने पूछा, क्या किसी को उठाया भी है? बूढ़े ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले, और फिर धीरे से बोला, हमारे सरपंच रतन सिंह कल रात से गायब हैं। आखिरी बार उसी रास्ते के पास देखे गए थे। अदिति ने चाय का कप नीचे रखा और कुछ पल चुप रही। यह वही कड़ी थी जो गोपाल की बात को पुख्ता कर रही थी। उसने सामान्य स्वर में कहा, धन्यवाद बाबा, हम संभाल लेंगे। बूढ़े ने आखिरी बार कहा, बेटी सावधान रहना। वह आदमी सिर्फ पैसे नहीं लेता, वह लोगों को डराकर चुप भी कर देता है। अदिति और रमेश वहां से आगे बढ़े। अब गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अदिति की नजरें तेज। कुछ ही देर में उन्हें वह जगह दिख गई जिसके बारे में गोपाल ने बताया था। सड़क के बीचों बीच एक अस्थायी बैरिकेड लगा हुआ था। उसके पास एक पुलिस की जीप खड़ी थी और 3 आदमी आराम से खड़े हंसते बात करते नजर आ रहे थे, जैसे यह कोई चेक पोस्ट नहीं, बल्कि उनका निजी अड्डा हो। जैसे ही अदिति की गाड़ी करीब पहुंची, उनमें से एक आदमी ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुक जाओ। रमेश ने ब्रेक लगाया। दरोगा वीरेंद्र ठाकुर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास था जो कानून के दायरे में काम करने वालों में नहीं, बल्कि कानून को अपनी जेब में रखने वालों में होता है। उसने खिड़की के पास आकर कहा, कहाँ जाना है? अदिति ने हल्के स्वर में कहा, भैरवपुर। वीरेंद्र ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कागज दिखाओ। अदिति ने कहा, गाड़ी के सारे कागज ठीक हैं, लेकिन यह तो पब्लिक रोड है। वीरेंद्र हंसा और बोला, पब्लिक रोड है तो पब्लिक टैक्स भी लगता है। यह सैन्य क्षेत्र है, बिना परमिट कोई नहीं जा सकता। अदिति ने भोलेपन से पूछा, लेकिन यहां कोई बोर्ड नहीं है, कोई निशान नहीं है। वीरेंद्र थोड़ा चिढ़ गया, बोला, बोर्ड की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं ना बताने के लिए। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और 500 निकालो। रमेश ने अदिति की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या करें? अदिति ने धीमे से कहा, 1 पैसा नहीं देंगे, यह नियम कहीं नहीं लिखा है। यह सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज में अब सख्ती आ गई। उसने कहा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, यहां जो मैं कहता हूं वही कानून है। अदिति ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, कानून कोई व्यक्ति नहीं होता दरोगा जी, कानून नियम होता है और आप उसे तोड़ रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र ने अपने आदमियों की तरफ देखा और फिर बोला, इन दोनों को नीचे उतारो, चेकिंग करनी है। रमेश और अदिति गाड़ी से नीचे उतरे। वीरेंद्र उनके चारों ओर घूमते हुए उन्हें परखने लगा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी अदिति की नजर सड़क के किनारे खड़े उस पुराने फौजी गोदाम पर गई जिसका जिक्र गोपाल ने किया था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लेकिन उस पर नया ताला लगा था। पास में एक बाइक खड़ी थी जो धूल से ढकी नहीं थी, यानी हाल ही में आई थी। अदिति ने सहजता से पूछा, दरोगा जी, ये गोदाम बंद नहीं है क्या? वीरेंद्र तुरंत बोला, तुम्हें उससे क्या मतलब? अपनी राह लो। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तभी उसने बहुत हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई अंदर खांस रहा हो। वह एक पल के लिए रुकी, उसकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। रमेश ने धीमे से कहा, मैम, कुछ गड़बड़ है। अदिति ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे पता है। उधर वीरेंद्र अब और सतर्क हो गया था। उसने अपने आदमी को इशारा किया और बोला, इनकी गाड़ी की चाबी ले लो, अभी इन्हें यहीं बैठाओ। अदिति ने कहा, क्यों? वीरेंद्र बोला, जांच करनी है, तुम बहुत सवाल पूछ रही हो। अदिति ने अब एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है और आप रास्ता रोककर अपराध कर रहे हैं। वीरेंद्र हंसा और बोला, अपराध क्या होता है यह मैं तय करता हूं। तभी अंदर से फिर एक हल्की सी आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ मारा हो। अदिति का शक अब यकीन बन चुका था। उसने धीरे से रमेश से कहा, फोन चालू रखो, रिकॉर्डिंग जारी है। रमेश ने सिर हिलाया। उधर वीरेंद्र चिल्लाया, वहां मत जाओ। अदिति अब सीधे गोदाम की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम धीमे थे लेकिन इरादा साफ। पीछे से वीरेंद्र की आवाज गूंजी, रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार अदिति रुकी नहीं। वह दरवाजे के पास पहुंची और उसने ताले को गौर से देखा। नया ताला, ताजा खरोंचें और नीचे जमीन पर जूते के घिसटने के निशान। उसने धीरे से दरवाजे को छुआ और अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, बचाओ। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई और शायद सुन भी न पाता, लेकिन अदिति के लिए वह काफी थी।
उसने मुड़कर वीरेंद्र की ओर देखा और उसकी आंखों में अब वही ठंडा आत्मविश्वास था जो किसी मिशन पर निकले सैनिक की पहचान होता है। उसने कहा, दरोगा जी, आखिरी बार कह रही हूं, यह ताला खोलिए। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम होती कौन हो? मुझे आदेश देने वाली। अदिति ने एक पल के लिए चुप रहकर उसे देखा और उसी क्षण हवा जैसे थम गई, क्योंकि अगला पल इस कहानी की दिशा बदलने वाला था। वीरेंद्र ठाकुर की आंखों में अब तक जो घमंड था, उसमें पहली बार हल्की सी बेचैनी उतरने लगी थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और जोर से हंसते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा फिल्मी डायलॉग बोल रही हो लड़की। यहां जो चलता है वो मैं तय करता हूं। तुम जैसी दो लोगों को तो मैं रोज देखता हूं। ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अदिति वहीं खड़ी रही, उसकी नजरें ताले पर थीं, लेकिन दिमाग पूरी स्थिति को माप रहा था। सामने 3 हथियारबंद लोग, सुनसान रास्ता, आसपास कोई गवाह नहीं, और एक बंद दरवाजा जिसके पीछे किसी की जान दांव पर हो सकती थी। उसने बिना पीछे मुड़े धीमे से कहा, रमेश, रिकॉर्डिंग चालू है ना? रमेश ने हल्के से जवाब दिया, जी, सब रिकॉर्ड हो रहा है। यह सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन उसने तुरंत गुस्से का नाटक करते हुए कहा, फोन बंद करो, अभी के अभी। यहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसने अपने आदमी को इशारा किया, फोन छीन लो। एक सिपाही आगे बढ़ा, लेकिन अदिति ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उसकी आवाज अब पहले से बिल्कुल अलग थी, शांत लेकिन आदेश देने वाली। उसने कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ सेकंड के लिए वहां अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। वीरेंद्र ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, तुम होती कौन हो मुझे धमकाने वाली? अदिति ने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया था। वह जानती थी कि सही समय से पहले पत्ता खोलना खेल बिगाड़ सकता है। उसने फिर से ताले की ओर इशारा किया और कहा, आखिरी बार कह रही हूं, यह ताला खोलो, अंदर कोई है। वीरेंद्र अब खुलकर चिढ़ गया था। उसने चिल्लाकर कहा, कोई नहीं है अंदर। यह सरकारी संपत्ति है, दूर रहो इससे। लेकिन उसी वक्त अंदर से फिर एक आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, कमजोर लेकिन साफ, बचाओ। यह आवाज इतनी धीमी थी कि शायद किसी और के लिए हवा का झोंका लगती, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उसे सुन लिया। रमेश ने अदिति की ओर देखा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अदिति ने एक कदम और आगे बढ़ाया और दरवाजे पर हाथ रखकर जोर से कहा, अंदर कौन है? जवाब में सिर्फ हल्की सी खांसी और फिर सन्नाटा। यह सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। इसमें डर था, घुटन थी और समय खत्म होने का एहसास था। वीरेंद्र ने तुरंत अपने आदमी को इशारा किया और बोला, इसे पकड़ो, बहुत हो गया इसका ड्रामा। 2 सिपाही आगे बढ़े, लेकिन इस बार अदिति पीछे नहीं हटी। उसने एक झटके से अपने बैग से मोबाइल निकाला और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ कॉल पहले से जुड़ी हुई थी। उसने साफ आवाज में कहा, सर, हम लोकेशन पर हैं। यहां अवैध चेकपोस्ट, जबरन वसूली और एक बंद गोदाम में किसी को कैद करके रखा गया है। हमें तुरंत सपोर्ट चाहिए। यह सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, फोन बंद करो वरना यहीं खत्म कर दूंगा तुम्हें। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोशिश करके देख लो, लेकिन याद रखना, अब यह सब रिकॉर्ड हो चुका है। कुछ सेकंड के लिए दोनों आमने सामने खड़े रहे। एक तरफ कानून का दुरुपयोग करने वाला आदमी, दूसरी तरफ कानून की असली ताकत। फिर अचानक वीरेंद्र ने जोर से कहा, चाबी लाओ। उसके आदमी ने जेब से चाबी निकाली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, ऐत कर रहे थे। वह समझ चुका था कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। अदिति ने चाबी खुद ली और ताले में डालते हुए आखिरी बार वीरेंद्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब वह ठंडा आत्मविश्वास था जो किसी मिशन के आखिरी चरण में पहुंच चुके सैनिक के चेहरे पर होता है। ताला खुलते ही दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और अंदर का दृश्य सामने आया। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था, हाथ रस्सी से बंधे हुए, चेहरा सूखा हुआ, आंखों में डर और थकान की गहरी लकीरें, जैसे कई घंटों से नहीं बल्कि कई दिनों से वह वहीं बंद हो। अदिति तुरंत अंदर गई और उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने धीरे से कहा, बाबा आप ठीक हैं? बूढ़े आदमी ने मुश्किल से आंखें खोलीं और फटी हुई आवाज में कहा, पानी, बस थोड़ा पानी। रमेश तुरंत बाहर से बोतल लेकर आया
और उसने बूढ़े को सहारा देकर पानी पिलाया। कुछ घूंट पीते ही बूढ़े की सांस थोड़ी सामान्य हुई। उसने अदिति का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी मुझे यहां से निकालो, उन्होंने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया है। अदिति ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं रतन सिंह हूं, इस गांव का सरपंच। यह सुनते ही सब कुछ साफ हो गया। गोपाल की बात सच थी, गांव का मुखिया सच में यहां कैद था। अदिति ने धीरे से कहा, अब आप सुरक्षित हैं, कोई आपको छू भी नहीं सकता। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, तुरंत मेडिकल सहायता बुलाओ और एसपी को अपडेट करो कि सरपंच मिल गए हैं। बाहर खड़ा वीरेंद्र अब पूरी तरह घिर चुका था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, मैम, यह सब गलतफहमी है, मैं समझा सकता हूं। अदिति बाहर आई और पहली बार उसने अपना पूरा परिचय दिया। उसकी आवाज साफ, मजबूत और बिना किसी झिझक के गूंजी, मैं मेजर अदिति चौहान हूं, इंडियन आर्मी, और अभी जो कुछ यहां हो रहा है वह सिर्फ गलत नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है। वीरेंद्र एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों से वह घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था जो कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर था। अब उसमें सिर्फ डर था। अदिति ने आगे कहा, तुमने सेना के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराया, पब्लिक रोड पर अवैध वसूली की और एक नागरिक को गैरकानूनी तरीके से बंद करके रखा। अब तुम सोच रहे हो कि यह सब एक गलत फहमी है। यह सुनकर वहां खड़े दोनों सिपाही भी पीछे हट गए, जैसे अचानक उन्हें समझ आ गया हो कि वे किसके साथ खड़े थे। दूर से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। पुलिस की जीप तेजी से उस तरफ आ रही थी। वीरेंद्र ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैम प्लीज, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मुझे एक मौका दे दीजिए। अदिति ने उसकी ओर बिना किसी भावना के देखा और कहा, जब तुमने इस गांव के लोगों को डराया था तब तुम्हें उनके परिवार याद नहीं आए थे? जब तुमने एक बुजुर्ग को बंद किया तब तुम्हें उसका दर्द महसूस नहीं हुआ था? कानून मौका नहीं देता, वह हिसाब लेता है। कुछ ही सेकंड में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। एसपी नितिन देशमुख खुद उतरे और उन्होंने एक नजर में पूरा दृश्य समझ लिया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, वीरेंद्र ठाकुर और उसके दोनों साथियों को हिरासत में लो, हथकड़ी लगाओ और किसी को भी यहां से हिलने मत दो। यह कहते ही सिपाहियों ने आगे बढ़कर वीरेंद्र को पकड़ लिया। वह अब पूरी तरह टूट चुका था। कुछ देर पहले जो आदमी खुद को कानून समझ रहा था वह अब कानून के सामने खड़ा एक आरोपी था। अदिति ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी नजरें अभी भी सतर्क थीं, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ उस अंधेरे का दरवाजा था जो अब खुल चुका था और जिसके पीछे और भी सच्चाइयां छिपी हो सकती थीं। पुलिस की जीप के ब्रेक लगने की आवाज के साथ ही उस सुनसान रास्ते का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जहां डर का राज था, अब वहां कानून की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। एसपी नितिन देशमुख गाड़ी से उतरे। उनकी नजरें सीधे उस खुले गोदाम, जमीन पर बैठे रतन सिंह और हथकड़ी में जकड़े वीरेंद्र ठाकुर पर टिक गईं। उन्हें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ी। दृश्य खुद ही सारी कहानी बयान कर रहा था। उन्होंने बिना समय गंवाए सख्त आवाज में कहा, पूरे इलाके को सील करो, हर चीज की वीडियोग्राफी शुरू करो और किसी को भी यहां से जाने मत देना। उनके आदेश के साथ ही बाकी पुलिसकर्मी तेजी से हरकत में आ गए। उसी समय अदिति ने एक कदम पीछे हटकर पूरी स्थिति को देखा। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस एक संतुलित संतोष था कि उसने सही समय पर सही कदम उठाया। लेकिन उसके भीतर अभी भी एक सवाल चल रहा था कि क्या यह सब यहीं खत्म हो जाएगा या इसके पीछे और भी कुछ छिपा है। उधर वीरेंद्र अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने एक बार फिर कोशिश की और कहा, सर, मैं सब बता दूंगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। एसपी ने उसकी ओर बिना देखे कहा, मौका तब मिलता है जब आदमी गलती करता है। तुमने अपराध किया है और अपराध का हिसाब कानून देता है। यह सुनते ही वीरेंद्र चुप हो गया। उसकी आंखों में अब वह डर साफ दिखाई दे रहा था जो कभी उसने दूसरों की आंखों में पैदा किया था। इस बीच मेडिकल टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। रतन सिंह को स्ट्रेचर पर बैठाया गया, लेकिन उन्होंने अदिति का हाथ पकड़ लिया और धीमे से कहा, बेटी, अगर तुम आज नहीं आती तो शायद मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, अब सब ठीक है, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन जैसे ही रतन सिंह को उठाया जा रहा था,
उन्होंने अचानक कहा, नहीं, अभी मत ले जाओ, मुझे कुछ कहना है। सब लोग एक पल के लिए रुक गए। एसपी ने उनकी ओर देखा और कहा, आप आराम कर लीजिए, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। लेकिन रतन सिंह ने सिर हिलाया और कहा, नहीं साहब, जो सच है वो अभी कहना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं बोला तो शायद कोई फिर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। उनके इस वाक्य ने वहां खड़े हर व्यक्ति को कुछ सेकंड के लिए शांत कर दिया। फिर उन्होंने कामपति आवाज में कहना शुरू किया, यह दरोगा सिर्फ पैसे नहीं लेता था, यह पूरे गांव को डराकर अपने हिसाब से चलाना चाहता था। जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई उसे धमकाया गया, और जब मैंने पंचायत में कहा कि मैं इसके खिलाफ शिकायत करूंगा, तो उसी रात मुझे घर से उठाकर यहां लाया गया। पहले मुझे बांधा गया, फिर मुझसे कागज पर साइन करवाने की कोशिश की गई, जिसमें लिखा था कि गांव वाले अपनी मर्जी से पैसा दे रहे हैं और यह सब नियम के तहत हो रहा है। मैंने मना कर दिया तो मुझे यहां बंद कर दिया गया। उनके शब्द धीरे धीरे लेकिन गहराई से सबके दिल में उतर रहे थे। यह अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम के दुरुपयोग की सच्चाई थी। एसपी नितिन ने तुरंत अपने अधिकारी को कहा, यह बयान रिकॉर्ड करो और इस केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में डालो। हर एंगल से जांच होगी, कोई भी कड़ी छूटनी नहीं चाहिए। इस बीच अदिति की नजर उस गोदाम के कोने में पड़ी जहां एक पुरानी लोहे की अलमारी रखी थी। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने रमेश को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। अलमारी खोलते ही अंदर कई फाइलें और एक मोटी डायरी मिली। अदिति ने डायरी उठाई और उसे पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर तारीखें लिखी थीं, नाम लिखे थे और उनके सामने रकम दर्ज थी। यह पूरा हिसाब था उन पैसों का जो गांव वालों से जबरदस्ती वसूले गए थे। कुछ पन्नों पर ऐसे नाम भी थे जिनके सामने रकम नहीं बल्कि पेंडिंग लिखा था, यानी जो लोग पैसे नहीं दे पाए थे। अदिति ने एक पन्ना दिखाते हुए एसपी से कहा, सर, यह सिर्फ अवैध वसूली नहीं है, यह पूरा एक सिस्टम है। संगठित तरीके से लोगों को डराकर उनसे पैसे निकाले गए हैं। एसपी ने डायरी लेकर देखा और उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस डायरी को सबूत के तौर पर सील करो, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और जिन जिन लोगों के नाम इसमें हैं उन सभी को बुलाकर बयान लिया जाएगा। तभी एक जवान दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, गोदाम के पीछे एक और कमरा है जो अंदर से बंद है। यह सुनते ही सभी की नजरें उस तरफ मुड़ गईं। अदिति ने बिना देर किए कहा, चलिए देखते हैं। सब लोग उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, लेकिन अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अदिति ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कहा, अंदर कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत हल्की आवाज आई, कौन है? अदिति ने कहा, हम पुलिस हैं, दरवाजा खोलिए। कुछ पल बाद कुंडी खुली और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक युवक खड़ा था, चेहरा डरा हुआ, आंखें सूजी हुई जैसे वह कई घंटों से रो रहा हो। उसने कहा, मैं यहां काम करता था, मुझे भी जबरदस्ती यहां रखा गया था। मुझे कहा गया था कि जो भी हो रहा है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो मुझे भी गायब कर देंगे। यह नया खुलासा था, मतलब यह सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं था, बल्कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते थे। अदिति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो बताओ। युवक ने हां में सिर हिलाया और बोला, सर, यह लोग रात को यहां आते थे, गांव वालों से लिया गया पैसा यहां रखा जाता था और कुछ सामान भी आता था जिसका हिसाब कहीं दर्ज नहीं होता था। यह सुनते ही मामला और गहरा हो गया। एसपी ने तुरंत कहा, इस पूरे इलाके को क्राइम सीन घोषित किया जाता है, हर चीज की जांच होगी, किसी को भी यहां आने या जाने की इजाजत नहीं है। उधर गांव से भी लोग धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे थे। खबर फैल चुकी थी कि दरोगा पकड़ा गया है। लोग दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों साथ दिखाई दे रहे थे। अदिति ने उनकी तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि आज जो हुआ है वह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक डर के अंत की शुरुआत है। उसने धीरे से कहा, रमेश, कभी कभी एक सच्चाई सामने लाने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया फैसला भी जरूरी होता है। रमेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और आज आपने दोनों कर दिखाया मैम। अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी गंभीर थीं, क्योंकि वह जानती थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।
जब सच को साबित करना होगा और हर उस आवाज को सामने लाना होगा जिसे अब तक दबाया गया था। और इसी के साथ भैरवपुर की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां अब डर नहीं बल्कि सच बोलने की ताकत जन्म ले रही थी। भैरवपुर के उस सुनसान रास्ते पर जो कुछ घंटे पहले तक खामोशी और डर पसरा हुआ था, अब वहां हलचल थी। पुलिस की गाड़ियां, इधर-उधर भागते जवान, कैमरे, सीलिंग टेप और सबसे अहम धीरे-धीरे जमा होती भीड़। गांव के लोग दूर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वही सवाल था जो कई हफ्तों से दबा हुआ था। क्या सच में आज कुछ बदलने वाला है? क्या आज वह आदमी जो खुद को कानून समझता था, सच में कानून के सामने खड़ा है? अदिति कुछ कदम दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़ाई का पहला पड़ाव था जो डर और अन्याय के खिलाफ लड़ी जा रही थी। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे आगे आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अजीब सा साहस था। उसने दूर से ही आवाज लगाई, साहब, क्या सच में वह पकड़ा गया है? एसपी नितिन ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, हां, अब वह कानून की गिरफ्त में है। यह सुनते ही जैसे भीड़ में एक हलचल दौड़ गई। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, और फिर एक एक करके लोग सामने आने लगे, जैसे किसी ने डर की दीवार में पहला छेद कर दिया हो। एक किसान आगे आया और बोला, साहब, इसने मुझसे 500 नहीं, हर हफ्ते 1000 रुपये लिए हैं। मेरे पास रसीद नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत का पैसा है। एक और आदमी बोला, सर, मेरे ट्रैक्टर को पूरे दिन रोके रखा था, अनाज सड़ गया, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। फिर एक औरत आई, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बोल रही थी, सर, इसने मुझे रास्ते में रोका था, मेरे बच्चों के सामने मुझे धमकाया था। मैं आज तक उस दिन को भूल नहीं पाई। यह सब सुनते ही माहौल बदलने लगा। जो लोग अब तक दूर खड़े थे, वे भी धीरे धीरे आगे आने लगे, जैसे हर किसी के पास एक कहानी थी जो अब तक दबाई गई थी। अदिति ने यह सब देखा और उसे एहसास हुआ कि असली जीत यही है जब लोग डरना छोड़कर बोलना शुरू कर देते हैं। उधर वीरेंद्र ठाकुर को पुलिस जीप के पास बैठाया गया था। उसके हाथों में हथकड़ी थी और चेहरा झुका हुआ था। वही आदमी जो कुछ घंटे पहले खुद को कानून बता रहा था, अब एक शब्द बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं, लेकिन आसपास की हर आवाज उसे सुनाई दे रही थी। हर शिकायत, हर आरोप, हर दर्द जो उसने खुद पैदा किया था, अब उसी के सामने खड़ा था। एसपी नितिन ने जोर से कहा, सब लोग ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति इस दरोगा के खिलाफ शिकायत करना चाहता है, वह सामने आए। हर बयान दर्ज किया जाएगा और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी है। उनके इस वाक्य ने लोगों को और हिम्मत दी। एक युवक आगे आया और बोला, सर, मैं वही हूं जो गोदाम में बंद था। मुझे जबरदस्ती वहां रखा गया था ताकि मैं इनके लिए काम करूं। मुझे कहा गया था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझे भी गायब कर देंगे। यह सुनकर भीड़ में हलचल और बढ़ गई। अब यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरे नेटवर्क का खुलासा हो रहा था। अदिति ने एसपी की ओर देखा और धीरे से कहा, सर, यह केस बड़ा है। इसमें सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम शामिल हो सकता है। एसपी ने सिर हिलाया और कहा, हां, और इसीलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इस बीच एक स्कूल शिक्षक आगे आए। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उन्होंने कहा, मैडम, हमने डर के बावजूद कुछ चीजें लिखी थीं। यह उन लोगों के नाम हैं जिनसे पैसे लिए गए। तारीखें भी लिखी हैं। अदिति ने डायरी ली और पलट कर देखा। हर पन्ना एक गवाही था, हर नाम एक कहानी। उसने धीरे से कहा, यही सबसे बड़ा सबूत है। अब कोई बच नहीं पाएगा। उधर रतन सिंह को अस्थायी मेडिकल सहायता दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने आराम करने से इनकार कर दिया। वह भीड़ के बीच आए और बोले, आज जो हो रहा है वह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, यह उस डर का अंत है जिसमें हम इतने दिनों से जी रहे थे। अगर आज भी हम चुप रहे तो कल कोई और वीरेंद्र आएगा और हमें फिर से दबा देगा। इसीलिए आज जो भी सच है वह बोलिए। उनके शब्दों ने जैसे लोगों के भीतर जमा डर को पूरी तरह तोड़ दिया। अब आवाजें और तेज हो गईं। कोई चिल्लाकर बोल रहा था कि उसने कितना पैसा दिया, कोई बता रहा था कि कैसे उसे धमकाया गया। यह दृश्य किसी अदालत से कम नहीं था, जहां हर गवाही एक एक करके सामने आ रही थी। अदिति ने रमेश की ओर देखा और कहा, देखा तुमने,
कभी कभी लोगों को सिर्फ यह यकीन दिलाना पड़ता है कि वे अकेले नहीं हैं। रमेश ने जवाब दिया, और आज आपने वही किया है मैम। अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गंभीरता थी, क्योंकि वह जानती थी कि असली परीक्षा अभी बाकी है। सच को सामने लाना एक बात है और उसे साबित करना दूसरी। तभी एसपी के पास एक कॉल आया। उन्होंने कुछ देर बात की और फिर अदिति की ओर देखते हुए कहा, ऊपर तक खबर पहुंच चुकी है, इस केस पर नजर रखी जा रही है। इसका मतलब था कि मामला अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा। अदिति ने धीमे से कहा, अच्छा है, जितनी बड़ी नजर होगी उतना बड़ा सच सामने आएगा। इस बीच पुलिस ने पूरे इलाके को पूरी तरह सील कर दिया था। हर सबूत इकट्ठा किया जा रहा था, हर बयान रिकॉर्ड हो रहा था, और भैरवपुर के लोग पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस कर रहे थे। कुछ बच्चे भी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी, जैसे वे पहली बार समझ रहे हों कि गलत के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। अदिति ने उस दृश्य को देखा और उसके मन में एक अजीब सी शांति आई। उसने धीरे से कहा, यही असली जीत है, जब अगली पीढ़ी डर नहीं बल्कि सच देखती है। उधर वीरेंद्र को जीप में बैठाया जा चुका था। उसने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। यह वही जगह थी जहां वह दूसरों को झुकने पर मजबूर करता था, और आज वही जगह उसे झुका रही थी। उसकी आंखों में अब पछतावा था या डर, यह कहना मुश्किल था, लेकिन इतना तय था कि उसका साम्राज्य खत्म हो चुका था। जीप का दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह वहां से निकली, भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, खत्म हो गया। और यह सिर्फ एक आदमी की हार नहीं थी, बल्कि उस डर की हार थी जिसने इतने समय तक पूरे गांव को बांध रखा था। अदिति ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी उस रास्ते पर पड़ रही थी जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जिसमें डर था, अन्याय था, लेकिन अंत में सच और हिम्मत ने जीत हासिल की थी। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब अगला कदम था इस सच को अंत तक पहुंचाना, ताकि फिर कभी कोई भैरवपुर डर में जीने को मजबूर न हो। भैरवपुर की उस घटना को हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उस दिन जो हुआ था उसकी गूंज अब भी हर गली, हर घर और हर इंसान के दिल में जिंदा थी। वह रास्ता जहां कभी लोग कदम रखते हुए डरते थे, अब वही रास्ता खुला पड़ा था, बिना किसी बैरिकेड के, बिना किसी आवाज के जो लोगों को रोकती हो। और सबसे बड़ी बात, अब वहां खड़े होकर किसी को पैसे नहीं देने पड़ते थे। सुबह की धूप जब उस सड़क पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत वहां उतर आई हो। गांव के बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जा रहे थे जहां कुछ दिन पहले उनके माता पिता डर के कारण जाने से कतराते थे, और बुजुर्ग जो पहले सिर झुकाकर चलते थे अब सीधे चलने लगे थे। यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं था, यह लोगों के भीतर भी आ चुका था। डर जो कई हफ्तों से उनके भीतर जमा था अब धीरे धीरे टूट रहा था, और उसकी जगह एक अजीब सी राहत और आत्मविश्वास ले रहा था। उसी सुबह मेजर अदिति चौहान और नायक रमेश फिर से उस इलाके में पहुंचे, इस बार किसी ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि स्थिति देखने के लिए। गाड़ी धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रही थी। अदिति खिड़की के बाहर देख रही थी, वही पेड़, वही मिट्टी, वही घर, लेकिन माहौल बदल चुका था। रमेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैम, अब यह रास्ता वैसा नहीं रहा। अदिति ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अब यहां डर नहीं है, और जहां डर खत्म होता है वहीं से बदलाव शुरू होता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के पास पहुंची, कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि सम्मान था। गोपाल सबसे पहले आगे आया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैम, आप फिर आईं। अदिति ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और कहा, मैंने पहले भी कहा था, हाथ मत जोड़िए। आप लोगों ने खुद हिम्मत दिखाई है, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। तभी रतन सिंह भी वहां पहुंचे। अब वह पहले से बेहतर दिख रहे थे। चेहरे पर कमजोरी तो थी, लेकिन आंखों में चमक लौट आई थी। उन्होंने अदिति की ओर देखते हुए कहा, बेटी, उस दिन तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, तुमने पूरे गांव को बचाया है। अदिति ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैंने सिर्फ दरवाजा खोला था,
बाहर आने की हिम्मत आप लोगों ने दिखाई। उनके इस जवाब ने आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर गर्व की एक हल्की सी मुस्कान ला दी। इसी बीच एसपी नितिन देशमुख भी वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही कहा, जांच तेजी से चल रही है। जिन जिन लोगों के नाम डायरी में थे उन्हें नोटिस भेजे जा चुके हैं और जो पैसा अवैध तरीके से लिया गया था उसकी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई, लेकिन इस बार यह हलचल डर की नहीं बल्कि संतोष की थी। एक किसान आगे आया और बोला, सर, अगर हमें हमारा पैसा मिल भी जाए तो भी जो डर हमने सहा है वह कैसे खत्म होगा। एसपी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, डर तभी खत्म होता है जब लोग चुप रहना छोड़ देते हैं, और आपने वह कर दिया है। अब कोई भी अकेला नहीं है। यह वाक्य सुनते ही वहां खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी अधिकारी ने उन्हें सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा भी। अदिति ने उस दृश्य को देखा और उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, याद है, तुमने पूछा था कि मुझे डर लगा था या नहीं। रमेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैम, और आज भी वही सवाल है। अदिति ने कुछ सेकंड के लिए चुप रहकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है। फर्क बस इतना है कि कोई डर के आगे झुक जाता है और कोई उसी डर को अपनी ताकत बना लेता है। उस दिन अगर मैं डर जाती तो शायद आज यह सब नहीं होता। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, और अगर आप नहीं आती तो शायद यह गांव आज भी उसी हालत में होता। अदिति ने जवाब दिया, नहीं, अगर गोपाल यहां नहीं आता, अगर रतन सिंह आवाज नहीं उठाते, अगर यह लोग आज सच बोलने की हिम्मत नहीं करते तो भी कुछ नहीं बदलता। एक इंसान बदलाव की शुरुआत कर सकता है, लेकिन उसे पूरा समाज ही आगे बढ़ाता है। उसी समय एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, दीदी, अब हम इस रास्ते से बिना डर के जा सकते हैं ना। अदिति ने झुककर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब यह रास्ता तुम्हारा है। यह सुनते ही बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आई वह किसी भी जीत से बड़ी थी। कुछ देर बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो अदिति और रमेश वापस गाड़ी की ओर बढ़े। जाते जाते अदिति ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। लोग अब भी खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का विश्वास था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते पर धूप और साफ हो चुकी थी, जैसे प्रकृति भी इस बदलाव की गवाह हो। रमेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैम, कभी कभी सोचता हूं कि क्या ऐसे लोग सच में बदलते हैं या सिर्फ पकड़े जाने तक ही डरते हैं। अदिति ने बिना उसकी ओर देखे कहा, कुछ लोग नहीं बदलते, लेकिन सिस्टम उन्हें रोकना सीख जाता है, और यही जरूरी है, क्योंकि अगर सिस्टम जागता रहे तो कोई भी वीरेंद्र ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। गाड़ी अब गांव से दूर निकल चुकी थी, लेकिन उस दिन की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली असर अब शुरू हुआ था। लोग अब एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे। जो पहले छुपाकर रखते थे अब उसे सामने ला रहे थे, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। अदिति ने धीरे से कहा, वर्दी कपड़ों में नहीं होती रमेश, वर्दी उस हिम्मत में होती है जो सही के लिए खड़ी होती है। और जिस दिन वर्दी वाले ही वर्दी से डरने लगें, उस दिन सिस्टम खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि कोई तो खड़ा रहे, कोई तो बोले, कोई तो सवाल करे, और आज भैरवपुर ने यह कर दिखाया है। कैमरा धीरे धीरे उस खाली सड़क पर टिकता है जहां कभी डर खड़ा था। अब वहां सिर्फ खुला रास्ता है, और यही इस कहानी का असली अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आप भी मानते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें और आपको सही के लिए खड़ा होने की ताकत दें, हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा ताकतवर नहीं होता। कभी कभी एक आवाज ही उसे खत्म करने के लिए काफी होती है, और शायद अगली बार वह आवाज आपकी हो सकती है।